लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, है ना। ये वास्तविक संख्या का एक टॉपिक है 10th क्लास का, पहला चैप्टर से है ना। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त, है ना। और इसमें हमें क्या सब पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग एक बार सिलेबस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे महत्तम समापवर्तक क्या होता है ना। उसके बाद अपवर्तक या गुणनखंड क्या होता है ना। और उसके बाद समापवर्तक, उसके बाद मौसा निकालने का कौन कौन सा विधि है। तो पहला कौन सा विधि है, गुणनखंड विधि, भाज्य विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। तो हम लोग तीनों विधि से मौसा ज्ञात करने के लिए सीखेंगे, है ना। और उसके बाद चलेंगे हम लोग किस पर, लघुत्तम समापवर्त पर। लघुत्तम समापवर्त के बाद हम लोग सीखेंगे अपवर्त क्या होता है ना। और अपवर्त का ही दूसरा नाम क्या है, गुणज है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे समापवर्त क्या होता है ना। और उसके बाद लौसा निकालने का विधि। तो लौसा निकालने का कितना विधि है, दो विधि है, कौन कौन, अपवर्त विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। और हम लोग चलेंगे तब इसके बाद किस पर, सूत्र पर, है ना। और लौसा और मौसा पर आधारित जितने भी सूत्र है उसके बाद हम लोग सभी सूत्र पर बारी बारी से क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। और प्रत्येक के थ्योरी को ध्यानपूर्वक समझेंगे और जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा उस सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहला टॉपिक है क्या, महत्तम समापवर्तक, है ना। तो महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, महत्तम। महत्तम मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी, है ना। महत्तम मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी, या क्या होता है, सबसे बड़ी। क्लियर है। महत्तम मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी। और यहाँ पर समापवर्तक है। समापवर्तक दो शब्द से मिलकर बना है, किसे किसे, सम और अपवर्तक, है ना। सम मतलब क्या होता है, बराबर, है ना। सम मतलब क्या होता है, बराबर या उभयनिष्ठ, है ना। सम मतलब क्या होता है, बराबर या उभयनिष्ठ। और अपवर्तक मतलब क्या होता है, गुणनखंड, है ना। अपवर्तक मतलब क्या होता है, गुणनखंड। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर प्रत्येक पद को क्या कर दिए हैं, अलग अलग विभाजित कर दिए हैं। क्लियर है। तो अब देखते हैं महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी। समापवर्तक दो शब्द से मिलकर बना है, सम और अपवर्तक। सम मतलब होता है बराबर या उभयनिष्ठ, अपवर्तक मतलब क्या होता है, गुणनखंड। क्लियर है। तो अब महत्तम समापवर्तक किसे कहेंगे, तो वह बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दो या दो से अधिक संख्या को या दिए हुए संख्या को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है, क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक क्या है, अपवर्तक या गुणनखंड, है ना। अपवर्तक, अपवर्तक या गुणनखंड। क्लियर है। अपवर्तक या गुणनखंड, और इसको कहा जाता है क्या, फैक्टर। क्लियर है। अपवर्तक या गुणनखंड फैक्टर किसे कहेंगे। क्लियर है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, ठीक है। जैसे 10 का गुणनखंड निकालना है ना। क्या निकालना है, 10 का गुणनखंड। क्लियर है। तो गुणनखंड क्या होता है, यह अपवर्तक क्या होता है ना। तो 10 जिन जिन संख्या से पूर्णतः क्या है, विभाजित है, वह 10 का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो अब हम लोग देखेंगे 10 में किस किस संख्या से पूर्णतः भाग लग जाता है ना। तो 10 में किससे किससे भाग लग जाता है पूर्णतः, 1 से लग जाता है, 2 से लग जाता है, 5 से लग जाता है और 10 से लग जाता है ना। तो यह 1, 2, 5 और 10 ये किसका गुणनखंड है, 10 का गुणनखंड। यह क्या है, अपवर्तक है। क्लियर है। इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 18 का गुणनखंड निकालना है, कितना का गुणनखंड, 18 का गुणनखंड या अपवर्तक, है ना। तो 18 का गुणनखंड क्या होगा, तो अब आप देखेंगे कि 18 में किस किस संख्या से भाग लग जाता है ना। तो 18 में किस किस संख्या से भाग लग जाता है, तो 1 से लगता है, 2 से, 3 से, इसके बाद 6 से, इसके बाद 9 से और इसके बाद 18 से, है ना। तो 18 का गुणनखंड कौन सा हो गया, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे कि 10 का सबसे छोटा गुणनखंड या अपवर्तक कौन है, 1 है। 18 का सबसे छोटा गुणनखंड या अपवर्तक कौन है, 1 है। इसी तरह से हम लोग जितना भी संख्या का निकालेंगे अपवर्तक या गुणनखंड, तो सबसे छोटा अपवर्तक कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है। मतलब क्या, सभी संख्या का, दुनिया में जितना भी संख्या है ना, सभी का सबसे छोटा गुणनखंड
या अपवर्तक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यदि हम बड़ा गुणनखंड की बात करें तो 10 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, 10 ही है, मतलब संख्या स्वयं ही है। इसी तरह से 18 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, 18 ही है। और इसी प्रकार से हम लोग कोई भी संख्या लेंगे और उसका सबसे बड़ा अपवर्तक या गुणनखंड निकालेंगे तो वह संख्या क्या होगा, स्वयं ही होगा। क्या होगा, संख्या स्वयं, है ना, संख्या क्या होगा, स्वयं होगा। कौन, सबसे बड़ा अपवर्तक। और सबसे छोटा अपवर्तक किसी भी संख्या का कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 10 का अपवर्तक कितना आया है, 1 2 5 10। और इसके अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या हो सकती है क्या, नहीं, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या नहीं हो सकती। क्यों, यदि हम कोई भी दूसरा संख्या लेंगे तो वह 10 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। क्लियर है। इसी तरह से 18 का देखेंगे हम लोग, अपवर्तक कौन कौन है, 1 2 3 6 9 और 18। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी संख्या नहीं हो सकती है ना। तो अब देखेंगे कि किसी भी संख्या का हम लोग यदि अपवर्तक निकालेंगे या गुणनखंड निकालेंगे तो उसके अपवर्तक का संख्या जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इसका संख्या, अपवर्तक का संख्या क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर है। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है ना, और 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। क्लियर है। तो इनको एकदम ध्यान पूर्वक याद रखेंगे, है ना। एक बार फिर से हम रिमाइंड करवा देते हैं। तो किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक कौन होता है, 1 होता है। सबसे बड़ा अपवर्तक कौन होता है, संख्या स्वयं होता है ना। और किसी भी संख्या के अपवर्तक का संख्या हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर है। अब ये अपवर्तक कंप्लीट हो गया, है ना, सेकेंड टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे किस पर, समापवर्तक पर, है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग समापवर्तक कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अब देखना है क्या, समापवर्तक। समापवर्तक, है ना, समापवर्तक को इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर, है ना। अब देखते हैं समापवर्तक क्या होता है। जैसे 8 और 12 का क्या करना है, 2 समापवर्तक निकालना है ना। किसका किसका, 8 और 12 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 का अपवर्तक निकालेंगे, है ना, अपवर्तक। ठीक है, 8 का क्या निकालेंगे, अपवर्तक। तो 8 का अपवर्तक कौन कौन सा संख्या होगा, तो जो संख्या 8 को पूर्णतः विभाजित करेगा, तो 8 को कौन कौन सा संख्या विभाजित कर रहा है, 1 2 4 और कौन, 8। क्लियर है। अब फिर 12 का हम लोग अपवर्तक निकालेंगे। क्लियर है। तो 12 का अपवर्तक कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 6 और कौन है, 12। अब देखेंगे 8 के अपवर्तक और 12 के अपवर्तक में कौन कौन सी संख्या दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में मिल रहा है। तो वो कौन है, 1 मिल रहा है, और कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और कौन मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना। तो इसका समापवर्तक किसका किसका, 8 और 12 का, है ना। तो 8 और 12 का समापवर्तक कितना हो जाएगा, 8 और 12 का समापवर्तक कौन कौन सा संख्या होगा, तो 1 2 और कौन होगा, 4 होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक क्या है, मौसम निकालने का विधि, है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, मौसम निकालने का विधि, है ना, मौसम निकालने का विधि, है ना। तो मौसम निकालने का कितना विधि है, 3 विधि है। कितना विधि है, 3 विधि। पहला कौन सा विधि है, गुणनखंड विधि है, दूसरा भाग विधि है, और तीसरा कौन सा विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। क्लियर है। मौसम ज्ञात करने का कितना विधि, 3 विधि। कौन कौन सा विधि, गुणनखंड विधि, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। तो पहला विधि देखते हैं, वो कौन सा विधि है, गुणनखंड विधि, है ना। कौन सा विधि है, गुणनखंड विधि, है ना। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि किसी भी दिए हुए संख्या का हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे मौसम ज्ञात करते हैं। क्लियर है।
एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसके लिए, है ना। जैसे 8 है ना, 8, 12 और 16 का क्या करना है, मौसो ज्ञात करना है। किस विधि से, 8, 12 और 16 का गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से मौसो ज्ञात करें, है ना। क्या करना है, मौसो ज्ञात करना है, ठीक है। किस विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हम लोग क्या है, 8, 12 और 16 का क्या करना है, गुणनखंड विधि से मौसो ज्ञात करना है, क्लियर है। तो गुणनखंड विधि से तो सबसे पहले हम सभी का क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 8 का गुणनखंड या अपवर्तक, तो 8 का गुणनखंड कौन कौन सा संख्या होगा, तो जो जो संख्या 8 को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। तो 8 को कौन कौन सा संख्या पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो 1, 2, 4 और कौन 8, क्लियर है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे 12 का गुणनखंड, इसका गुणनखंड 12 का गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड कौन कौन सा संख्या होगा, 1 होगा, 2, 3, 4, 6 और कौन होगा, 12 होगा, क्लियर है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे किसका गुणनखंड, 16 का गुणनखंड, क्लियर है। 16 का गुणनखंड, है ना। तो 16 का गुणनखंड कौन सा संख्या होगा, तो 1 होगा, 2, 4, 8 और क्या होगा, 16 होगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें तीनों में कौन कौन सा संख्या कॉमन है या उभयनिष्ठ, है ना। तो कौन कौन है, 1 है और उसके बाद कौन है, 2 है और इसके बाद 4 है ना, क्लियर है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन सा संख्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन सा संख्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, क्लियर है। अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 4 है। तो 8, 12 और 16 का मौसो क्या होगा, 4 होगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड विधि से किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्या का हम लोग क्या कर सकते हैं, मौसो ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं आगे, ये तो गुणनखंड विधि था, आगे कौन सा विधि है, भाग विधि है ना। अब हम लोग देखते हैं कि भाग विधि से किस तरह से मौसो ज्ञात किया जाता है, क्लियर है। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना, जो बराबर 10th क्लास में क्या किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो आप लोग ध्यान पूर्वक हमारे वीडियो को देखेंगे ना, और जो भी प्रॉब्लम होगा किसी भी थ्योरी से रिलेटेड, है ना, या कोई भी मन में डॉट हो या मन में इस लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर 8969577117 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं कौन सा विधि है, भाग विधि, है ना, भाग विधि, क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाग विधि से कैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसो ज्ञात किया जाता है, क्लियर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, 6, 8 और 12 का, है ना, क्या करना है, मौसो ज्ञात करना है। किस विधि से, भाग विधि से, क्लियर है। तो 6, 8 और 12 का, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 6 है। 6 से इससे बड़ी संख्या, तो इससे बड़ी संख्या कौन है, 8। तो 8 में हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे, है ना। तो कितना बढ़ लगेगा, 6 एकम 6, अब शेष कितना बच गया, 2, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे शेष 2 बच गया है, तो अब क्या करेंगे, भाग देना छोड़ देंगे क्या, नहीं, जब तक शेष शून्य नहीं बचता है तब तक हम लोग लगातार भाग देते रहेंगे, है ना। और जब शेष शून्य बच जाता है तो जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है वही दी गई संख्या का क्या कहलाता है, मौसो कहलाता है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर शेष तो शून्य नहीं है, कितना है, 2 है। तो 2 से हम लोग पुनः किसमें भागा देंगे, 6 में। कितना बढ़ लग गया, 3 गुना 6। अब यहाँ पर शेष कितना बच गया, शून्य बच गया। तो अब हम लोग भाग देना बंद कर देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर तो 6 और 8 को पूर्णतः विभाजित कर दिया कौन, 2। तो 6 और 8 का मौसो 2 हुआ है, लेकिन एक और संख्या है 12। तो अब हम लोग 12 में भी किसे भागा देंगे, 2 से भागा देंगे। कितना बार लगा, 6 दूना 12, ये क्या हो गया, कट गया, है ना। तो अब 2, 6 को भी पूर्णतः विभाजित किया, 8 को भी और 12 को भी, इसीलिए 6, 8 और 12 का मौसो क्या हो गया, मौसो कितना हो गया, 2 हो गया, क्लियर है। तो यह कौन सा विधि था, भाग विधि था, क्लियर है। तो भाग विधि से अब
किसी को भी मौसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम ऐसा उम्मीद करें। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग अगले विधि को देखते हैं। तो अगला कौन सा विधि है, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्लियर है, तो अब हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे मौसा ज्ञात किया जाता है। कौन सा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। क्लियर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड 10th क्लास में एकदम प्रत्येक बार एक दो क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या वेरी शॉर्ट हो या शॉर्ट हो। क्लियर है, तो अब हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे मौसा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे 9, 12 और क्या है 15 का मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। तो सबसे पहले हम 9 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो किससे लगेगा, 3 से। तो 3 से कितना आ गया 9, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 3 गुना 3 बराबर कितना का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 12 का भी पुनः क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 में किससे लगेगा, सबसे पहले 2 से, 2 6 के 12, अब फिर 2 से लग जाएगा, 2 तिया 6। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब आ गया, तो 2 गुना कितना 3। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और गुना कितना 3। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 में किससे लगेगा, 3 से। तो 3 बचे 15, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब आ गया, तो 3 गुना 5। क्लियर है, अब 9, 12 और 15 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब देखेंगे कि तीनों में कौन कौन सा संख्या मिल रहा है, किसमें, अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है, तो अब यहाँ पर देखेंगे 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी क्या है 3 है। मतलब क्या, 9 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है, 12 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है और 15 के अभाज्य गुणनखंड में भी क्या है 3 है ना। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये मेरा मौसा का टोटल थ्योरी कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग चलेंगे किस पर, लॉसो पर, मतलब लघुत्तम समाप वर्त पर, है ना। अगला टॉपिक क्या है, लघुत्तम समाप वर्त। क्लियर है, तो अब हम लोग देखते हैं लघुत्तम समाप वर्त क्या होता है। क्लियर है, आप लोग हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, है ना, क्योंकि प्रत्येक थ्योरी को हम लोग बहुत ही बारीकी से बताते हैं, है ना। तो अब देखते हैं लघुत्तम समाप वर्त, लघुत्तम समाप वर्त, है ना। इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, लॉसो, है ना, या एलसीएम। ठीक है, लघुत्तम मींस क्या होता है, छोटी से छोटी। लघुत्तम मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी, या क्या होता है, सबसे छोटी, सबसे छोटी। क्लियर है, छोटी से छोटी या सबसे छोटी, है ना। और समापवर्त जो है वो दो सबसे मिलकर बना है, किससे किससे, सम और अपवर्त से। क्लियर है, सम और अपवर्त से। सम मतलब क्या होता है, बराबर, सम मतलब क्या होता है, बराबर या उभयनिष्ठ। क्लियर है, सम मतलब क्या होता है, बराबर या उभयनिष्ठ। और अपवर्त मतलब क्या होता है, गुणज। क्या होता है अपवर्त मींस गुणज, है ना। तो अब लघुत्तम समापवर्त किसे कहेंगे, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणज, वह सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणज जो दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। क्लियर है, अब हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, अपवर्त या गुणज, है ना। क्या है, अपवर्त या गुणज, है ना। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या, मल्टीपल। क्या कहा जाता है, मल्टीपल। क्लियर है, अपवर्त या गुणज, है ना। अपवर्त या गुणज किसे कहेंगे, है ना। तो जो संख्या क्या होता है, जिस संख्या को, है ना, पूर्णतः विभाजित करता है, वह दी गई संख्या का क्या कहलाता है, अपवर्त या
5 का अपवर्त निकालना है। क्या करना है? 5 का अपवर्त निकालना है। तो अब देखना है कि 5 किस किस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो 5 किसको विभाजित करेगा? 5 को करेगा, 10 को, 15 को, 20 को, 25 को, इसी तरह से डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा। क्लियर है? अब हमें निकालना है जैसे 7 का अपवर्त निकालना है। किसका अपवर्त निकालना है? 7 का अपवर्त। तो देखना है कि 7 किस किस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो 7 को करेगा, 14 को करेगा, 21 को करेगा, 28 को करेगा, 35 को करेगा। इसी तरह से हम लोग क्या होंगे? आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, जैसे पूछा जाए कि 5 का सबसे छोटा अपवर्त कौन है? 5 ही है। 7 का सबसे छोटा अपवर्त कौन है? 7 ही है ना। इसी तरह से कोई भी संख्या होगा, यदि हम उसका अपवर्त निकालेंगे तो उसका सबसे छोटा अपवर्त कौन होगा? संख्या स्वयं होगा। क्या होगा? संख्या स्वयं। ठीक है, मतलब क्या? जिस संख्या का हम लोग अपवर्त निकालेंगे वह संख्या स्वयं ही क्या होगा? सबसे छोटा अपवर्त होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे जैसे 5 का सबसे बड़ा अपवर्त। तो 5 का सबसे बड़ा अपवर्त यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है। आगे की ओर हम लोग जहां तक जाना चाहेंगे वहां तक जा सकते हैं। उसी प्रकार से 7 का यदि हम सबसे बड़ा अपवर्त लिखेंगे तो आगे हम लोग अनंत तक जा सकते हैं। क्लियर है? तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त कौन होता है? अनंत होता है। क्लियर है? और यहाँ पर किसी भी संख्या के अपवर्त का संख्या क्या होता है? अनिश्चित होता है ना। क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्लियर है? क्या होता है? अनिश्चित होता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम, है ना, नवोदय नेताहार सैनिक और 10th की बोर्ड एग्जाम के अतिरिक्त आईटीआई पॉलिटेक्निक और बिहार एसएससी और बिहार पुलिस आदि के कंपटीशन एग्जाम में भी क्या किया जाता है? पूछा जाता है ना। तो इसको हम लोग एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं ना। तो क्या है? इसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है? संख्या स्वयं होता है। क्लियर है? और सबसे बड़ा अपवर्त कौन होता है? अनंत होता है। क्लियर है? और किसी भी संख्या के अपवर्त का संख्या जो होता है वो हमेशा क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब तो याद रहेगा कि नहीं? ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक क्या है? लॉस निकालने का विधि, है ना। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि लॉस कैसे निकाला जाता है ना। उसके लिए हम लोग किस किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं ना। किस किस विधि का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? लॉस ज्ञात कर सकते हैं ना। तो लॉस ज्ञात करने का 2 विधि है। कौन कौन से विधि है? अपवर्ती विधि और कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या? लॉस निकालने का विधि। लॉस निकालने का विधि, है ना। तो लॉस निकालने के कितने विधि है? 2 विधि है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपवर्ती विधि, है ना। अपवर्ती विधि से कैसे लॉस ज्ञात किया जाता है ना। तो अपवर्ती विधि, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है 2, 8 और 6 का क्या करना है? लॉस ज्ञात करना है। किस विधि से? अपवर्त विधि से। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सभी संख्या का अपवर्त निकाल लेंगे। तो 2 का अपवर्त कितना होगा? 2 का अपवर्त कैसा होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसी तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है? उसी प्रकार से फिर हम लोग क्या करेंगे? 8 का अपवर्त निकाल लेंगे, है ना। 8 का अपवर्त, तो 8 का अपवर्त कैसा होगा? 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा, 48 होगा, 56 होगा, है ना। इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? फिर हम लोग क्या करेंगे? 6 का अपवर्त निकालेंगे। किसका अपवर्त निकालेंगे? 6 का अपवर्त। तो 6 का अपवर्त कैसा हो जाएगा? 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, है ना। 30 होगा, उसके बाद 36 होगा, उसके बाद 42 होगा, उसके बाद क्या होगा? 48 होगा, है ना। इसी तरह से हम लोग क्या होंगे? आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे ना। अब यहाँ पर हम लोग 2, 8 और 6 का क्या कर लिए हैं? अपवर्त निकाल लिए हैं। अब देखेंगे इसमें कि कौन कौन सा अपवर्त क्या हो रहा है? दोनों में मिल रहा है ना। तो देखना है 2, 4, 6, 8 तक तो नहीं मिल रहा है, आगे 16 नहीं मिल रहा है ना, 24 तक, यहां तक तो 16 तक ही है ना।
अब हम लोग आगे भी इसको बढ़ा लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा और उसके बाद क्या होगा, 24 होगा। इसके बाद डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 24 है, इसमें भी क्या है 24 है और इसमें भी क्या है 24 है ना। इससे पहले कोई भी अपवर्त तीनों में नहीं मिल रहा है ना, तो यह सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त है। किसका किसका, 2, 8 और 6 का। तो यही क्या होगा, लॉस हो जाएगा है ना। लॉस बराबर कितना हो जाएगा, 24। क्लियर है, ये कौन सा विधि हो गया, अपवर्त विधि है ना। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या किया जाता है, लॉसव ज्ञात किया जाता है ना। कौन सा विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्लियर है, तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि हम अभी लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का कंप्लीट थ्योरी है ना। आप यदि इसे सीख लेते हैं तो लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्त और महत्तम समापवर्तक में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाला है ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, क्लियर है। अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लॉस और ज्ञात किया जाता है। क्लियर है, इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे है 8, 10 और इसका 12 का क्या करना है, लॉस ज्ञात करना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से है ना। तो सबसे पहले हम लोग सभी संख्या का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे तो 2 चौका 8, 2 से देंगे तो 2 दूना 4 है ना। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना कितना 2, 2 कितना बार आया है 3 बार, तो 2 का घात कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए किससे भागा देंगे, 2 से, तो 2 पंचे 10 है ना। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब आ गया, 2 गुना 5। क्लियर है। अब पुनः हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 12 का, इसमें किससे लग जाएगा 2 से, 2 छके 12, फिर 2 से लगा 2 दिया 6 है ना। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 3 है ना। अब यहाँ पर क्या है, 2 2 बार है तो 2 का घात 2 और गुना कितना 3। क्लियर है। अब हम लोग 8, 10 और 12 का क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखना है कि कॉमन कौन कौन सा है, 2 है यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इन सभी 2 में सबसे अधिकतम घात किसका है, इसका है ना। तो इसको हम लोग ले लेंगे सबसे पहले। तो लॉस बराबर क्या हो गया, 2 का घात 3 गुना, अब 2 तो इधर भी है तो इनको नहीं लेना है ना। इन सभी 2 में से हमें सबसे पहले किसका सिलेक्शन करना है, तो सबसे अधिकतम घात वाला। तो सबसे अधिकतम घात वाला कौन है, 2 पे 2 का घात 3 है, तो 2 का घात 3 ले लिए। इधर जो 2 बचा हुआ इसको हम लोग नहीं लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है 5 है, लेकिन इसमें और इसमें 5 नहीं है, तो जो नहीं मिलता है उसको भी सम्मिलित कर लेते हैं। यहाँ 3 है, इसमें 3, इसमें 3 नहीं है, तो 3 को भी क्या करेंगे यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। क्लियर है। अब सभी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ गया, 8 गुना 5 गुना 3 है ना। तो अब कितना आ गया, 8 पंचे 40 या 120, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉस ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इस लॉस और मौसों से संबंधित सूत्र। क्लियर है। ठीक है, अब क्या देखना है, सूत्र। ठीक है, अब देखना है सूत्र क्या सब होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लॉस गुना क्या, मौसो है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या को दो संख्या का गुणनफल भी कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल। क्लियर है। 2 संख्या का गुणनफल भी कह सकते हैं इसको, या क्या कह सकते हैं, लॉस ऑफ 2 संख्या का गुणनफल भी कह सकते हैं, या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लॉस गुना मौसम। इसको हटा देते हैं क्योंकि आप लोगों को डॉट हो सकता है, क्योंकि आप
लोग समझेंगे कि बट्टा में तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900, या दो संख्या का गुणनफल बराबर भी क्या होता है 900 गुना 900 होता है। क्लियर है। अब देखते हैं भिन्न का लॉसो। किसका लॉसो? भिन्न का लॉसो है ना। तो भिन्न का लॉसो बराबर क्या होता है? भिन्न का लॉसो बराबर होता है अंश का लॉसो, अब बटा क्या होता है हर का मौसम। क्लियर है। मतलब कोई भी भिन्न के फॉर्म में दिया हुआ रहता है और उसका ज्ञात करना रहता है क्या लॉसो, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, हम अंश का लॉसो ज्ञात करेंगे और उसमें हर का जो होगा क्या ज्ञात करेंगे मौसो ज्ञात करेंगे। क्लियर है। उसके बाद होता है भिन्न का मौसो, भिन्न का मौसो है ना। तो भिन्न का मौसो बराबर क्या होता है अंश का मौसो, अंश का मौसो अब बटा क्या होता है हर का लॉसो। क्लियर है। तो ये सूत्र है किसका, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का। क्लियर है। इन सूत्र के आधार पर हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का सभी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का थ्योरी देखे हैं, है ना। और हम अगले वीडियो में बताएंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के आधार पर दुनिया में जितना भी तरह का कंपटीशन एग्जाम है, जनरल कंपटीशन एग्जाम है, उससे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो हम सभी क्वेश्चन को बारी बारी से आपको बताएंगे, है ना। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, है ना, और शेयर भी कर देंगे और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। और बगल में जो घंटी का चिन्ह है उसको दबा देंगे ताकि हमारा जो भी वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड होगा, है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार